नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है जीके एमसीक्यू सीरीज, और इस सीरीज का आज हम 12वां भाग यहाँ पे कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में भी हम जीके के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहाँ पे कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। यहाँ पर हम इनको ना सिर्फ सॉल्व करेंगे बल्कि इनसे रिलेटेड जो आपके अदर क्वेश्चन बनते हैं उनको भी कवर करेंगे, जिससे आपके साथ साथ प्रैक्टिस भी हो और रिवीजन भी चलता रहे, और साथ में आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन भी आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के जो प्रीवियस वीडियोज हैं उनको नहीं देखा, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी पर्वतमाला है जिसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट को। ठीक है, जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है, इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अब कुछ बातें सह्याद्री को लेकर आपको याद रखनी है। एक रेखा है 16वीं उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, जो ये 16वीं उत्तरी अक्षांश रेखा है ये पश्चिमी घाट को दो भागों में बांट देती है। ठीक है, उत्तरी घाट और दक्षिणी पश्चिमी घाट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसका नाम क्या है? सह्याद्री। तो ये इसे दो भागों में बांट देती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है, जो उत्तरी सह्याद्री है इसका सर्वोच्च शिखर है कालसुबई। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पूछ लेता है। और जो दक्षिणी सह्याद्री है उसका सर्वोच्च शिखर है कुद्रेमुख। ठीक है, तो ये दोनों आपको पूछे जाते हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है आपका कालसुबाई, और दक्षिण का पूछेगा तो कुद्रेमुख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था, तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तारापुर। ये ठीक है, तारापुर ऊर्जा संयंत्र जो है आपके महाराष्ट्र में है, और यह भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। ठीक है, कलपक्कम की बात करें तो कलपक्कम भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, हर जो अदर आपके परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उनको बनाने में किसी ना किसी देश से मदद ली गई है या विदेशों से मदद ली गई है, लेकिन जो कलपक्कम वाला आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है यह भारत का पहला पूर्ण रूप से स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो 3 क्वेश्चन आपके बने। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तारापुर, सबसे बड़ा है कुडनकुलम, स्वदेशी निर्मित है कलपक्कम। ठीक है, जो ये कलपक्कम है ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा कुछ अन्य हैं जो पूछे जाते हैं कि कौन से राज्य के अंदर है, तो काकरापुर परमाणु संयंत्र ये गुजरात के अंदर है। एक हमने लास्ट वीडियो में देखा था कैगा परमाणु संयंत्र, ये कर्नाटक में है। एक है नरोरा, ये आपके उत्तर प्रदेश में है, और एक है रावत भाटा, ये आपके राजस्थान में है। ये आपको याद रखने हैं, इनको लेकर प्रश्न बनते हैं। साथ साथ में आप एक्स्ट्रा फैक्ट को नोट करते हुए जरूर जाएं, क्योंकि ये सारे प्रश्न पेपर में पूछे जा चुके हैं, और जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं। तो जब ये पूछे जा सकते हैं तो इनसे रिलेटेड फैक्ट भी एग्जाम के अंदर पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे साल उगाई जाती है? अब देखिए, कौन सी फसल है जो दक्षिण भारत में पूरे साल उगाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चावल की फसल। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, चावल दक्षिण भारतीय राज्यों में पूरे साल उगाया जाता है। और भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल भी चावल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? वो चावल है, और दक्षिण भारत में ये पूरे साल उगाई जाती है। ये क्वेश्चन एसएससी 2020 CHSL में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी कहां शुरू की गई? आज के वीडियो में कुछ आपको करंट अफेयर के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन जो भारत में पहली बार हुआ है ये पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो भारत में पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी, इसकी शुरुआत बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंदर की गई है। ठीक है, तो ये शुरू कहां किया गया? बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य। ठीक है, ये कहां पर है, किस राज्य में है? कई बार हमने देखा है ये आपके मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य ये मध्य प्रदेश में, और इसी से मिलता जुलता नाम जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा, बांदीपुर, ये आपके कर्नाटक में है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। पहला हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी कहां शुरू की गई? बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य में। ठीक है, भारत में पहली बार। अगर हम अन्य अभयारण्यों की बात करें कि कौन किस राज्य के अंदर है, पलामू बाघ अभयारण्य ये आपके झारखंड में है। ठीक है, रणथंभौर आप जानते हैं ये आपके राजस्थान में आता है। इंदिरा गांधी बाघ अभयारण्य ये तमिलनाडु में आता है। ठीक है, और अगर बात करें जो ये हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू की गई थी, तो कब इसकी शुरुआत की गई? तो दिसंबर 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जो पहली बार होते हैं। ठीक है, तो आपको इनको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित यात्रियों में से कौन सा 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था? अब देखिए यात्री का क्वेश्चन बन रहा है, ये क्वेश्चन घुमा घुमा कर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था? सही आंसर है यहां पर ऑप्शन बी, अल बरूनी। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, या महमूद गजनवी के साथ कौन सा इतिहासकार भारत आया था। बहुत बार पूछा गया है, अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था। ठीक है, और कहां से आया था? तो यह ख्वारिज़म से आया था। एक जगह का नाम है ख्वारिज़म। ठीक है, तो वहां से यह आया था। ख्वारिज़म आपके वर्तमान में उज्बेकिस्तान और जो तुर्कमेनिस्तान है इन दोनों के बीच में पड़ता है, लेकिन कहां पे आता है? उज्बेकिस्तान में आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है उस समय के उज्बेकिस्तान से यह आया है। ठीक है, वर्तमान के उज्बेकिस्तान से अल बरूनी। अल बरूनी ने एक किताब लिखी है, महत्वपूर्ण किताब है, जिसका नाम है किताब उल हिंद। ठीक है, तो किताब उल हिंद का लेखक कौन है? क्वेश्चन पूछा गया है। इस किताब का लेखक है अल बरूनी। इस किताब को तहकीक ए हिंद भी कहते हैं। ठीक है, तो किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद दोनों एक ही किताब हैं। इसका लेखक है अल बरूनी और इसका हिंदी में नाम है भारत की खोज। ठीक है, तो किसने लिखी है? अल बरूनी ने लिखी है। किस भाषा में लिखी है? तो ये किताब अरबी भाषा में लिखी गई है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ ये भारत में आया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मांड मुख्य रूप से किस राज्य की पारंपरिक लोक गायन शैली है? मांड जो है ये आपका कहां का लोक नृत्य या लोक गायन शैली है? ये आपके राजस्थान का है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली लेखक ने दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में लिखा है? अब देखिए, जब हमने जो हमारी एक वीडियो आई थी मध्यकालीन भारत की एक मास्टर वीडियो, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि जो दक्षिण भारत में या विजयनगर साम्राज्य के अंदर जो विदेशी आए थे उन्होंने क्या क्या विवरण अपनी रचनाओं में दिया है या किस किस के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। वहीं पर हमने पढ़ा था कि बारबोसा ये विजयनगर साम्राज्य में आता है, कृष्णदेव राय के दरबार में आता है, और इसने आके ये बताया था कि विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा थी। ठीक है, तो वहां के समाज के बारे में किसने बताया? व्यापार के बारे में बारबोसा ने बताया इन सब में से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बारबोसा, और वहां से क्वेश्चन बनता है, तो आपको उन सभी चीजों को नोट करना है कि विजयनगर साम्राज्य में, यहां पे दक्षिण भारत की बात हो रही है, यानी कि विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन विदेशी आए थे और किस व्यक्ति ने किसके बारे में जानकारी दी, वो सब हमने यहां पर देखा था। ठीक है, उस मास्टर वीडियो में। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, जलवायु अनुसंधान और मौसम के पूर्व अनुमान के लिए निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो जलवायु अनुसंधान और मौसम के पूर्व अनुमान के लिए हम सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं सुपर कंप्यूटर को लेकर। जल्दी से उन सभी प्रश्नों को रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, साइज के आकार पे अगर हम बात करें तो साइज के आकार पे कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और अगर हम उनकी वर्किंग की बात करें तो वर्किंग के आधार पे कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। वर्किंग अभी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में, कौन कौन से होते हैं वर्किंग, आप नाम याद रख लीजिए। एनालॉग होता है, डिजिटल होता है और हाइब्रिड होता है। वर्किंग के आधार पे केवल 3 होते हैं।
साइज के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक होता है सुपर कंप्यूटर, एक होता है माइक्रो, एक होता है मिनी और एक होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, जो सुपर कंप्यूटर होता है इसका इस्तेमाल वैज्ञानिक कार्यों के लिए होता है, जो ये आपका मौसमी पूर्वानुमान हो इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर इसका इस्तेमाल सेवाएं देने के लिए किया जाता है। ठीक है, मिनी कंप्यूटर बड़े डाटा को स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जैसे रेलवे में होता है, बैंकों में होता है, वहां पर मिनी कंप्यूटर होते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो यह घरेलू या जो आपके ऑफिस वर्क के लिए होता है वहां पर आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है। चारों की मैंने आपको वर्किंग बताई। ठीक है, अब यहां से आपका एक क्वेश्चन और बन जाता है कि किस कंप्यूटर को ग्रैंडफादर ऑफ ऑल कंप्यूटर कहते हैं। तो देखिए, ग्रैंडफादर ऑफ ऑल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर को कहते हैं। और अगर प्रश्न बने कि फादर ऑफ ऑल कंप्यूटर किसको कहते हैं, तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है। ठीक है, तो सभी कंप्यूटरों का पिता कौन है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। सभी कंप्यूटरों का दादा कौन है? सुपर कंप्यूटर। यह पूछा जाता है। ठीक है, अब यहां से एक प्रश्न बनता है कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। देखिए, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है क्रे 1। ठीक है, तो क्रे 1 विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसको सैम्योर क्रे के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो किसने बनाया था विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर? सैम्योर क्रे ने। ठीक है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर की बात करें तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। ठीक है, और इसे बनाया किसने था? तो एक कंपनी है सीडैक। ठीक है, सीडैक कंपनी पुणे के अंदर है और इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। इस कंपनी की स्थापना 1988 में होती है और ये अपना ये जो सुपर कंप्यूटर है परम 8000 बनाते हैं 1991 में। ये आपको याद रखना है, बहुत सारे फैक्ट हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लिखते हुए जरूर चलें। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसको माना जाता है, यह प्रश्न भी बनता है। देखिए, कंपनी ने तो कंप्यूटर बनाया, इसका जो निदेशक थे वो कौन थे, डायरेक्टर कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे विजय पांडुरंग भाटकर और उन्हें ही भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। देखिए, भारत के अंदर जितने भी बड़े बड़े संपादक हैं समाचार पत्रों के, न्यूज़ हाउस के, उन समाचार पत्रों के जो संपादक हैं उन सब का एक सर्वोच्च संस्था अगर हम कहें तो वो है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत के अंदर संपादकों की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। और इसका काम था कि प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करे, प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखे। यह काम किसका है? एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब भी पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा गया है कई बार। 1978 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जो इसके संस्थापक थे वो थे कुलदीप नायर और जो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम है सीमा मुस्तफा। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखने हैं। प्रेस को लेकर लगातार प्रश्न आपके बनते रहते हैं, चाहे वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो या फिर आपकी जो ये संस्था है संपादकों की सर्वोच्च संस्था एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, आपको याद रखना है 1978 में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 2020 में भारत में विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहां स्थापित किया गया था। अब देखिए, भारत के अंदर विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष स्थापित किया गया है। कब किया गया? 2020 में। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके पूछे जाने के। ठीक है, एसएससी इसको पूछ चुका है। यह स्थापित किया गया दुर्गापुर में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है और यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष स्थापित किया गया। नेक्स्ट है हमारा भारत का पहला फायर पार्क कहां स्थापित किया गया। तो भारत का पहला फायर पार्क, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि भारत में पहला या विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, जो करंट के हों। यह भी हाल ही में हुआ है। भारत का पहला फायर पार्क भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थापित किया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है, प्रश्न बनता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस गायिका को मल्लिका ए गजल या गजल की रानी कहा जाता था। तो गजलों की रानी किसको कहते हैं? यह कहा जाता है आपका बेगम अख्तर को। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है, कई बार इस तरीके से पूछ लेता है कि बेगम अख्तर का संबंध किससे है, तो गजलों के साथ इनका संबंध है। ठीक है, गजल गायिका है।
नेक्स्ट है हमारा 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी। अब देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसकी स्थापना करी थी धर्मपाल ने। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है इसके संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक था धर्मपाल। धर्मपाल पाल वंश का सबसे महान शासक था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पाल वंश ने बंगाल पे शासन किया, ये प्रश्न भी बनता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, किसी आपको 4 वंश के नाम दे दिए थे और पूछा गया इनमें से कौन सा वंश है जिसका शासन दक्षिण भारत में नहीं था। तो पाल वंश, ध्यान रखना, इनका शासन बंगाल की साइड था, दक्षिण भारत में नहीं था। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक कौन था। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। गोपाल ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी। पाल वंश की राजधानी कहां थी, मुंगेर में इनकी राजधानी थी। पाल वंश के शासक किस धर्म को मानते थे, तो ये मानते थे बौद्ध धर्म को। ये भी पूछा जाता है, आपको याद रखना है। संस्थापक कौन है, राजधानी कहां थी, धर्म क्या था और सबसे महान शासक कौन है, धर्मपाल। ये सब प्रश्न आपको याद रखने हैं। पाल वंश से जुड़ा एक और प्रश्न बनता है। देखिए बंगाल से जब पाल वंश खत्म हुआ, पाल वंश के बाद किस वंश का शासन स्थापित हुआ बंगाल पे, तो पाल वंश के बाद आया सेन वंश। ठीक है, और सेन वंश का संस्थापक कौन है, कई बार पूछा गया है। सामंत सेन सेन वंश का संस्थापक था। सेन वंश का अंतिम राजा कौन है, तो अंतिम राजा का नाम है लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन को बंगाल का अंतिम हिंदू राजा माना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि पाल वंश के बाद बंगाल पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ, तो सेन वंश का हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और ऑल्ट कुंजियां किसके उदाहरण हैं। तो कंप्यूटर में जो ये शिफ्ट कुंजी है, ऑल्ट की कुंजी है, ये किस प्रकार की कुंजियां हैं, ये हैं मॉडिफायर कीज। ठीक है, तो ये इनको मॉडिफायर कीज कहा जाता है, आपको याद रखना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना और सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1875 में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। अगर हम बात करें दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज, तो वो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में बनाया गया था 1602 में। ठीक है, एशिया में 1875 में बना, और कब बना, कहां पे बना, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से बना था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कौन सा भारतीय राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देखिए कौन सा भारतीय राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, त्रिपुरा इसका सही आंसर होगा। हर बार ये इस तरीके से पूछा जाता था कि कौन सा भारतीय राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, वो है त्रिपुरा। इस बार उसने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया कि कौन सा है जो उत्तर, पश्चिम और दक्षिण से घिरा है, तो वो होगा हमारा त्रिपुरा। ठीक है, आपको याद रखना है। और भारत अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, लगभग 4000 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा किसके साथ शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ ही साझा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोडोंग मठ किस राज्य में स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, एमटीएस में पूछा गया, सीएचएसएल में पूछा गया, सीजीएल में पूछा गया। फोडोंग मठ जो है ये सिक्किम में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है। तो सबसे ज्यादा सूरजमुखी की खेती किस राज्य में की जाती है, सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक में की जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। ठीक है, सर्वाधिक सूरजमुखी की खेती कहां होती है, कर्नाटक राज्य में होती है। नेक्स्ट है हमारा एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलोरा की गुफाएं, आप जानते हैं ये गुफाएं कहां हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये स्थित हैं। ठीक है, और ये एक यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। ये क्वेश्चन भी बनता है, कई बार पूछा गया है कि एलोरा की गुफाएं कहां हैं, महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में। यहां पर कितने मठ और मंदिर हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी, 34 मठ और मंदिर हैं। देखिए यहां पे 34 गुफाएं हैं। एलोरा की जो गुफाएं हैं एक दरअसल ग्रुप्स ऑफ गुफाएं हैं। यहां पे 34 गुफाएं हैं जिनको नंबरिंग दी गई है, जैसे 1 गुफा, 2, 3, 4, इस तरीके से इनको नंबरिंग दी गई है। पहली से लेकर 12वीं तक जो 1 से लेकर 12 गुफाएं हैं ये संबंधित हैं बौद्ध धर्म से। ठीक है,
किसकी गुफाएं हैं? बौद्धों की गुफाएं हैं। 13 से लेकर 29 तक ये जो 17 गुफाएं हैं ये हिंदू से संबंधित हैं, हिंदू धर्म से संबंधित हैं। और 30 से लेकर 34 तक जो 5 गुफाएं हैं ये आपके जैन धर्म से संबंधित हैं। इसीलिए एक क्वेश्चन बना था एग्जाम के अंदर कि एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? इनका संबंध तीनों से है, बौद्ध धर्म से भी है, जैन से भी है और हिंदू धर्म से भी है। बौद्ध धर्म की यहां पर 12 गुफाएं हैं, हिंदू धर्म की 17 गुफाएं हैं और जैन धर्म की यहां पर 5 गुफाएं हैं। टोटल कितनी है? 34 इसका नंबर बैठता है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बौद्धों में मंदिरों को मठ कहते हैं, इसीलिए प्रश्न में आपको मठ और मंदिर दोनों देखने को मिला। तो ये आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलोरा को लेकर कई सारे प्रश्न बने हैं कि एलोरा कहा जाता है इनका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया था। कहां पर है ये? महाराष्ट्र में है। कितनी गुफाएं और मठ हैं यहां पे? 34 गुफाएं और मठ हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मैंने आपको कहा कि एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, तो किस वर्ष इनको यूनेस्को की सूची में डाला गया था? 1983 में इनको शामिल किया गया था। ठीक है, 1983 में एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं जो, और इसके अलावा आगरा का किला और ताजमहल, इन सब को शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में। ठीक है, ताजमहल को भी 83 में ही डाला था, आगरा का किला जिसको अकबर ने बनाया उसको भी 83 में डाला था, अजंता की गुफाएं ये भी महाराष्ट्र में है, इसको भी 83 में ही डाला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है? अब देखिए, इसके बारे में हमने एक्स्ट्रा फैक्ट में प्रीवियस वीडियो में बात करी थी, तो इस बार मैंने सोचा इसको क्यों ना एक क्वेश्चन के रूप में यहां पर हम क्लियर कर दें अच्छे से, क्योंकि ये एक एग्जाम के अंदर मुझे देखने को मिला ये प्रश्न। ठीक है, इसलिए मैंने इसको फिर से यहां पर लिया। कौन सी वर्षा है? मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा कि ऐसा प्रश्न बनता है जो बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है, वो वर्षा होती है संवहनीय वर्षा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किस प्रकार के बादलों के कारण ये वर्षा होती है? कपास के जो मेघ होते हैं, कपासी मेघ, इनके द्वारा ये वर्षा होती है। ठीक है, तो बिजली की चमक और बादलों की गरज से होने वाली वर्षा कौन सी है? संवहनीय वर्षा। किसके कारण होती है? कपासी मेघों के कारण होती है, और ज्यादातर ये वर्षा भूमध्य रेखा जो प्रदेश हैं वहां पर होती है। ठीक है, इतना हमने बात करी थी। अगर आपको प्रश्न बन जाए कि संसार में सर्वाधिक वर्षा किस रूप में होती है, कौन सी वर्षा होती है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा पर्वतीय वर्षा होती है। तो यह भी आपको याद रखना है, यहां से प्रश्न आपका बन जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जीके एमसीक्यू सीरीज का भाग 12 हमने यहां पर देखा, 20 प्रश्नों को कवर किया, अतिरिक्त तथ्यों के साथ देखा। नंबर भले ही 20 था, लेकिन अगर आप अतिरिक्त तथ्यों को यहां पर जोड़ें तो 35 प्लस हमने क्वेश्चन आंसर देखे हैं। चाहे वो सुपर कंप्यूटर का पूरा कॉन्सेप्ट हमने यहां पे देखा, बादलों का पूरा कॉन्सेप्ट हमने यहां पर देखा, जो ये संवहनीय वर्षा थी उसके बारे में हमने पूरा कॉन्सेप्ट यहां पे देखा, अल बरूनी को लेकर हमने सारी बात यहां पर करी, तो काफी सारे फैक्टों को हमने देखा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र का पूरा कॉन्सेप्ट हमने यहां पर देखा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अतिरिक्त तथ्य आपने अच्छे से इनको नोट किया होगा और वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, जरा सा भी आपको अगर इससे फायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो आपको कैसा लगा और कितना स्कोर आपका यहां पे रहा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।